भूगोल का आज हम भूगोल का क्लास देखने वाले हैं। उसमें से आप में आज पढ़ाई के लिए जो पार्ट लिया गया है वो 11वां पार्ट यातायात और संचार माध्यम। तो यातायात क्या है, संचार माध्यम क्या है, वहाँ आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें आज हम यातायात का अर्थ होता है आना जाना। संचार माध्यम के आज संचार माध्यम के आज साधन जो हम देखते हैं, नेटवर्किंग, जो मोबाइल हो, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब संचार माध्यम के आज साधन कहे जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यातायात के साधन में हम देखने वाले जो है तो उसमें जब हम सड़कों पर चलते रहते हो तो गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन, बस, टैक्सी, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ट्रैक्टर, घोड़ा, जेट विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें हमने देखा है। और इन्हीं साधनों का हम क्या करते हैं, आज यातायात आने जाने के लिए इन साधनों का हम आज हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। कि जो ये बात आगे हम देखते हैं कि यह सब यातायात के भिन्न भिन्न साधन है। तो उसमें हेलीकॉप्टर हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, बस हो, तो हम किसी न किसी माध्यम से हम आने जाने के लिए सामान यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, या हम घूमने जा रहे थे उसके लिए, या जैसे कि आप लोगों को स्कूल में आना होता है या स्कूल से घर जाना होता है, तो आप टैक्सी हो, रिक्शा हो, बस हो, इनका आने जाने के लिए, या ट्रेन हो, इनका उपयोग हम करते रहते हैं। तो आज तक आप लोगों ने किसी न किसी साधन का उपयोग किया होगा। जैसे कि बस का किया होगा, ट्रेन का किया होगा, मेल का किया होगा, या किसी न किसी साधन का उपयोग आज तक आप लोगों ने आने जाने के लिए किया होगा। चलो आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक यातायात के साधन को उसके तरीके से मिलाइए या मिलाते हैं। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ दिया गया है, साइकिल साइकिल कहाँ चलती है, रास्ते पर चलती है। हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, जैसे बादल का चित्र, यहाँ हमें जोड़ी मिलाने दिया गया है कि साइकिल हम ट्रेन की पटरी पर तो नहीं चला सकते, तो साइकिल जो है वहां रास्ते पर चलती है। जैसे दूसरा चित्र दिया गया है, हेलीकॉप्टर का दिया गया है। हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता है तो वहां बादलों का चित्र दिखाई दिया गया है। तीसरा है ट्रेन का चित्र है, तो वहां ट्रेन पटरी पर चलती है तो वहां उसकी जोड़ी पटरी से मिल जाती है। चौथा है जहाज। जहाज, यहाँ पहला चित्र नीचे दिया गया है वो पानी, समुद्र का चित्र दिया गया है। तो जहाज जो है पानी में चलता है, तो इसलिए यहाँ इस प्रकार की जोड़ी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें हर एक जोड़ी कहाँ से उसकी जोड़ी मिलती है, और यही से साधनों का हम आज उपयोग करते हैं। लेकिन यातायात का मतलब क्या होता है कि यातायात वस्तुओं, जानवरों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने को यातायात कहा जाता है। तो आपको कभी कभी 1 मार्च के लिए या 1 मार्च के लिए आपको ये व्याख्या भी पूछ सकते हैं। तो यातायात साधनों के बारे में तो आप ये जो आप ये व्याख्या भी लिखी कि यातायात वस्तुओं, जानवरों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने को यातायात कहा जाता है। तो जो जैसे कि आपको ये पाठ के ऊपर कोई इस प्रकार प्रश्न कोई आया तो आप इस प्रकार की व्याख्या लिख सकते हैं। यातायात के प्रमुख मार्ग, जैसे कि कहा जाता है कि यातायात के हमें आने जाने के लिए यातायात के मार्ग जो होते हैं कि वायु मार्ग, जहाँ आकाश से उड़कर प्लेन, हेलीकॉप्टर इस मार्ग का उपयोग करते हैं। जल मार्ग, जैसे कि जहाज, बोट जल मार्ग में। स्थल मार्ग में यहाँ हम साइकिल, रिक्शा,
ट्रेन, ये सब स्थल मार्ग या सड़क मार्ग पर हम देखते हैं कि सड़क मार्ग पर कोई रिक्शा, टैक्सी, बस, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। कि लोग एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए साइकिलों, कारों, बसों, ट्रेनों, नौकाओं, जहाज तथा वायुयानों का उपयोग करते हैं। वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों को यातायात के साधन कहते हैं। यानी हमें सिर्फ हम यहाँ से वहां आते वही इसी के लिए यातायात कहेंगे, लेकिन दूसरे भी चीजें हम की, जैसे कि हमारे आज हमारे उपयोगी जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, दुकान की सामान होती है, कारखाने होते हैं, यहाँ से वहां माल आने के लिए जाने के लिए भी एक यातायात का ही साधन कहा जाता है। कि जैसे कि बड़े बड़े टेम्पो होते हैं, उसमें भी कुछ चीजें यहाँ से वहां आने जाने के लिए यातायात का उपयोग, यातायात के माध्यम से टेम्पो का उपयोग किया जाता है। कि आगे कुछ प्रश्न कुछ आपको एक दिया गया है कि क्या आप अभी मेरे साथ और एक खेल खेलना पसंद करोगे? कि तो ये सवालों का अपने मन से जवाब दीजिए। जैसे कि कहा, पहला प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि अगर आपको यहाँ मुंबई से गांव जाना है, आपको कौन से यातायात साधनों का उपयोग करना पड़ेगा? कि जैसे आप यहाँ से गांव जाना है तो आपको, आप लोग जाते समय ट्रेन मेल का उपयोग करोगे, या ट्रेन मेल के साथ साथ आप बस का भी उपयोग करोगे, या आपकी कोई प्राइवेट गाड़ी हो, फोर व्हीलर गाड़ी है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपको मुंबई से बर्फ की वादी में मौज करने, पिकनिक मनाने जाना है, तो आप मुंबई से शिमला मनाली कैसे जाओगे? तो वही, आप पहले जहाँ शिमला मनाली जाना है तो वहां जहां तक ट्रेन जाती है वहां तक आप ट्रेन का सफर कर सकते हैं, यानी ट्रेन से जाते हैं जाएंगे। अगर आपको पिकनिक के लिए मुंबई से अलीबाग जाना है, तो आप यातायात के कौन से साधन यातायात का उपयोग करेंगे? कि जैसे आपको यहाँ अलीबाग जाना है, यहाँ सीएसटी से या अलीबाग जाते हैं, तो वहां जाने के लिए वही रास्ते न होते हुए हमें कहाँ से जहाज या बोट से जाना पड़ेगा। तो वही समुन्द्र के उस पार अलीबाग है, तो हमें ना ही हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, ना ही हमें रास्ते सड़क के रास्ते से जाना पड़ेगा। सड़क के रास्ते से जाना है तो फिर वो भी घूमकर है, लेकिन इसका हम ज्यादातर उपयोग अलीबाग जाना है तो या बोट या जहाज का ही उपयोग करेंगे। तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि यात्रा अथवा माल की यातायात करने के लिए आपको अनेक बातों का विचार करना पड़ता है। यात्राओं के लिए विभिन्न यातायात व साधन उपलब्ध होने से उन विकल्पों का विचार हम कर सकते हैं। रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग आदि मार्गों द्वारा यातायात कर सकते हैं। तो हमें यही इस पाठ में संचार माध्यम और यातायात, ये जो पाठ में वही बातें दी गई है कि हमें किस मार्गों से हम यातायात कर सकते हैं। यातायात यानी हम इस मार्ग से, रेल मार्ग से कर सकते हैं, जल मार्ग से कर सकते हैं, हवाई मार्ग से कर सकते हैं। तो आने जाने के लिए यहाँ आपको चित्र में इस प्रकार दिखाई दिया गया है कि बस का जो सड़क से चलेगी, बोट जो है पानी से चलेगी, और चित्र ट्रेन का दिया गया है। तो इस प्रकार के हम तीनों माध्यम से यातायात करते हैं। यातायात मार्गों एवं साधनों का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो जब हम आज भी देखते हैं, आप लोग घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो किस प्रकार की सड़क सड़क जो रास्ता होता है उसका दूरी, कितना दूरी से हमें चलना चाहिए, दाएं बाएं दाएं ओर की चलना चाहिए कि बाएं ओर की चलना चाहिए, ये सब हमें कुछ नियम या सूचना के अनुसार हमें यातायात आना जाना करना चाहिए। जैसे कि पहला दिया गया है कि अंतर कहा जाता है कि यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, हमें आने जाने के लिए हम पैदल जाना है, पैदल आना है, या बस टैक्सी, इस हमें जब करते हैं तो हमें अंतर होना रखना जरूरी है। 1-2 फुट का अंतर, जैसे कि ट्रेन सॉरी जैसे कि बस हो या टैक्सी हो, रिक्शा रिक्शा हो, तो सड़क पे चलते समय हमें 1-2 जरूरी रहती है, इसलिए अंतर
बहुत जरूरी होता है, ना ही चिपक चिपक कर चलना या गाड़ी से गाड़ी में चिपक कर चलना, तो अंतर जरूरी होता है। समयावधि, तो हमें ना ही चलते हमें जब हमें जैसे कि आप लोगों को स्कूल में आना है तो समय से पहले निकले, तो आप समय पर स्कूल में पहुंचोगे, नहीं तो आप भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो समय से पहले हम निकले तो हमें ज्यादा तेजी से भागने की जरूरत नहीं हुई, इसलिए समय से पहले हर एक निकलना चाहिए। व्यय, फिर समय, वस्तु, तो वस्तुओं को भी हमें कई चीजें हमारे जो वस्तु होते हैं वो समय गाड़ी में रखनी है, तो ना ही किसी को कोई वस्तु नीचे गिरे तो रास्ते पर कोई नुकसान हो। फिर यातायात के जैसे कि जलवायु हो, जलवायु हमें जैसे बोटिंग का सफर करते हैं, जैसे कि जो बोट है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 100 150, तो उससे ज्यादा ना बिठाए। फिर बाजार केंद्र, आप जैसे कि बाजार केंद्र यानी अपना जो मार्केट होता है, तो उस मार्केट में आप जहाँ गाड़ी चलाते हैं, आना जाना करते हैं, तो बाजार केंद्र जैसे कि मार्केट जो अपना बाजार होता है, तो वहां ना ही सड़क पर रास्तों पर बाजार भरे, ना ही सड़क पर ज्यादा वहां पर गाड़ियों की आना जाना भीड़ हो। तो इसलिए यातायात के लिए हमें आने जाने के लिए बाजार जो मार्केट होता है वो रास्ते खाली रहे। मार्ग एवं साधन, जैसे कि हम जिस यातायात के जैसे हमें जहाँ जाना चाहते हो, जैसे कि हम कहीं सड़क से जाना चाहते हैं, हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, पैदल तो हम जा सकते हैं, साइकिल का उपयोग कर सकते, बस का उपयोग कर सकते हैं, टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं, ना ही हम वहाँ सड़क पर ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ हमें योग्य है, जहाँ हमें जाना है, इसलिए हमें कहीं कहीं जाना है, तो हमें उसी प्रकार हमें बस या टैक्सी या रिक्शा, तो इस प्रकार कई साधन का उपयोग हमें करना चाहिए। दिए गए बातों को ध्यान में रखते हुए आप यात्रा और यातायात करते हो तो आपको यह सब फायदे हो सकते हैं। यानी जैसे कि आपने यहाँ ऊपर हम कुछ बातें ध्यान में देखी कि हमें कहीं यातायात करते हैं तो हमें कुछ बातों का हमने ऊपर देखा, तो आप ध्यान में रखा कि यात्रा करते समय याद करते हो तो आपको ये सब फायदे हो सकते हैं, ना ही आपको कुछ नुकसान होगा। जैसे कि हम नियमों का पालन करते रहे, नियमों से के साथ उल्लंघन न करते रहे, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमारा अच्छा फायदा ही होगा। आप अपना समय एवं व्यय बचा सकते हैं। यानी जैसे कि हमें कहीं जाना है, हमारे सफर करना चाहते हैं, बस से टैक्सी से सफर करना चाहते हैं, टैक्सी से सफर करना चाहते हैं, ना ही हम हमारा जो रास्ता है सही रास्ता है उसी रास्ते से जाए, ना ही कोई मार्केट का जो रास्ता है वहां से ना जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा समय व्यस्त जाएगा। आपकी यात्रा आरामदायी हो सकती है, जैसे कि हमें कहीं सफर करते हैं तो हमें आराम से चलना चाहिए आने जाने के लिए, ना ही किसी को नुकसान होना चाहिए, तो हम ना ही हमें नुकसान होगा, ना ही दूसरों का नुकसान हम हमसे हो सकता है, इसलिए आरामदायी सफर हम कर सकते हैं। आपके माल को क्षति ना होते हुए यातायात हो सकती है। जैसे कुछ माल जो कारखाना हो या अपने घर के तक सामान कुछ बाहर से लाना है, तो उससे वो सामान भी लाते समय जिस प्रकार जितना सामान है उतनी उसी प्रकार के हमें गाड़ी टेम्पो होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए, ना ही ज्यादा भारी सामान है और छोटी गाड़ी रखी तो हमें क्या हो सकता है, हमें क्षति पहुंच सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, या अपने गाड़ी का नुकसान हो सकता है या अपने सामानों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बातों पर ध्यान देते हुए हमें यातायात या कुछ सामान हमें यहाँ से वहाँ ले ले जा आना कर सकते हैं। आगे दिया गया कि यातायात की हमें और हमारे देश को क्या जरूरत है। कि पहली बात है कि जैसे कि यातायात एक मूलभूत सुविधा है। हम ये सुविधा मूलभूत क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे यातायात के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आना जाना, एक जगह पर बैठकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यातायात जरूरी है, इसलिए हमारी एक मूलभूत सुविधा है। यातायात व्यवस्था में विकास, यह देश और प्रदेशों के विकास का मानक कहा जा सकता है। यानी हमारे कच्चा माल या पक्का माल या कारखाने यहाँ से वहाँ, जैसे आज ही देखिए कि
दुकानों में किराना माल जो हम सामान जो आता है वही यातायात का साधन नहीं होता तो हमें कोई चीजें मिल नहीं सकती है। कई कारखानों में देखिए कि कच्चा माल वहां से पक्का माल बन जाता है, फिर दुकान मार्केट में आता है, तो इसीलिए हमें यातायात कार गाड़ियों की जरूरत होती है। और यही गाड़ियों की यातायात का साधन नहीं होते तो क्या हो जाता, तो हमें कुछ चीजें नहीं मिलती और अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास रुक जाएगा। कि प्रदेशों के विकास का मानक कहा जाएगा। यातायात व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में माल और यात्रियों की गतिविधि बढ़ती है। ये यातायात व्यवस्था में सुधार, जैसे आज देखा जाता है कि हमें कई अपने गांव का रास्ता जो होते हैं या कई अपने हिमालय के प्रदेश की बात करें तो जैसे हिमालय में आज रास्ते बने हैं, लेकिन इसके पहले रास्ते हिमालय के पास हिमालय तक नहीं थे, तो लोग दूर तक, कई लोग पर्यटक वहां कम जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, हिमालय पर भी रास्ते बनाए गए तो लोग आज रास्तों का विकास हुआ है, तो इसी कारण आज क्या हुआ है कि लोग ज्यादा वहाँ पर्यटक के रूप में वहां देखने के लिए जाते हैं। कि यातायात व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में माल और यात्रियों की गतिविधि, जहां जहां रास्ते, जहां जहां आने जाने की ट्रेन हो या बस हो, टेम्पो, इनकी जब सड़क या रास्तों की व्यवस्था बनी बनी गई है तो वहाँ क्या हुआ है कि माल वहां से, यहाँ से वहां पहुंचने के में दिक्कत नहीं होती है और जल्दी पहुंच जाता है, जाते हैं। जैसे कि यात्रा हम ही सफर करने के लिए जाते हैं, हमें कहीं आज भी गांव से हम मुंबई आते हैं तो जल्दी से, जैसे कि सुबह निकले या शाम को निकले तो जल्दी पहुंच जाते हैं। कि आज क्या हुआ है, सड़क या ट्रेन का पटरी इनका आज सुधार हुआ है। वैसे ही उद्योग धंधे और बाजार केंद्रों का विकास होता है। और इसी कारण जहाँ कुछ कारखाने जो होते हैं वहाँ कच्चा माल बना है, लेकिन दूसरे कारखानों में वो पक्का माल बनाने के लिए भेजना है, लेकिन गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, टेम्पो की व्यवस्था नहीं है या सड़क रास्तों की व्यवस्था नहीं, तो क्या होगा, वो माल जो कंपनी में है बना गया, कच्चा माल बनाया गया, वो उसी जगह पर रहेगा। और इसी कारण क्या होता है कि जब आज सड़कों का, रास्तों का विकास हुआ है, सड़क बने अच्छे, रास्ते बने अच्छे, ट्रेन की पटरियां बनी अच्छी, तो क्या हो रहा है, यहाँ से वहां माल पहुंचने में जल्दी पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वही माल जो क्या होता है, जल्दी वो बाजार या मार्केट में पहुंचता है, तो लोगों की सुविधा के लिए वो जल्दी हो जाती है। कि वो इसलिए इसलिए कि उद्योग धंधे और बाजार केंद्रों का विकास बनता है, तो उसका प्रमुख कारण है कि यातायात के साधन। आर्थिक विकास को गति मिलती है, और इससे क्या होता है, आर्थिक विकास को गति मिलती है, यानी जल्दी से यहाँ से वहां, यहाँ से माल, वहां से माल जल्दी पहुंचने से क्या होता है कि आर्थिक विकास में गति मिल जाती है। प्रति व्यक्ति उत्पन्न और स्थूल देश अंतर्गत उत्पादन, इसमें बढ़ोतरी होती है। ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्धारित न करते हुए उत्पादन खर्च एवं यातायात खर्च पर आधारित होती है। माल की यातायात शीघ्र एवं सुरक्षित हो, यह आवश्यक है। यातायात आर्थिक दृष्टि से किफायती होने से माल की कीमत कम रख सकते हैं। कि जैसे कि हमें कुछ सामान है, कुछ माल है, तो जल्दी कि माल की यातायात शीघ्र एवं सुरक्षित हो, यानी अपना जो माल, जो कारखानों का माल है या अपना घर तक कुछ चीजें सामान लाना है, तो उसकी सुरक्षितता के साथ, जैसे कि कोई गाड़ी कर रही है, कुछ टेम्पो किया है, तो सुरक्षित अपने घर तक पहुंचना जरूरी होता है। तो इसलिए यातायात आर्थिक दृष्टि से किफायती होने से माल की कीमत कम रख सकते हैं। कि कोई सामान, जो चीज है कारखानों को, जैसे कि कोई चीज 10 रुपए में बनी है, तो वही वही चीज दूसरा जो दुकानदार है वो 10 रुपए में नहीं खरीद सकता, तो उसको उसको 6 या 7 रुपए में कम कीमत में उसको माल खरीदना होता है। और वही कीमत कम कीमत में जब माल खरीदते हैं, तो वही आने जाने का खर्चा दुकानदार को, वो उस कंपनी से मालक को देना होता है। और वही 1-2 रुपया जो दुकानदार है, वो वही चीज 10 रुपए में बेचकर 1-2 रुपया, 1-2 रुपया कमा सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज दुकानदार आज उसी प्रकार से करते हैं कि
जो चीज उनको मार्केट में कीमत उसके 10 रुपए होती है, तो लेकिन कारखानों में उनको कीमत जो चीज है वो 6 या 7 रुपए में मिलती है। और उसी में वो कारखाने वाले जो कंपनी वाले जो होते हैं वो उस चीज की वही वही चीज की आने जाने के खर्चा निकाल लेते हैं। मानचित्रों का वाचन करते समय हम यातायात मार्गों का आकृति बंध सहजता से देख सकते हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं, हमारा जो मानचित्र देखते हैं हम अपना महाराष्ट्र का नक्शा मानचित्र या भारत का मानचित्र हम देखते हैं, तो वहाँ ट्रेन का सफर किस प्रकार दिखाई देता है, तो हमें उस पटरियों का उस डिजाइन उस प्रकार हमें डायग्राम में दिखाई देता है। उसी प्रकार सड़क का मार्ग किस प्रकार है, तो वो हमें मानचित्र में दिखाई देता है। जहां हम कहीं समुद्र या जहाज बोट का से सफर करना चाहते हैं, तो वहां हमें कुछ पानी से हमारे समुद्र का कुछ नक्शा और चित्र अपना दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर यातायात मार्गों का घना जाल तो कहीं पर विरल जाल के स्वरूप में वितरण दिखता है। कुछ भागों में यातायात मार्ग नहीं के बराबर है कि कुछ मार्गों में यातायात मार्ग नहीं के बराबर है। यानी आज भी देखा जाता है कि जब पहाड़ों प्रदेशों में देखा जाता है कि वहाँ छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं, वहां भी आज सड़क रास्ते न बने हुए हुए वही आज जो गांव है वो ऐसे ही, यानी उन गाँव का आज तक विकास नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है कि यातायात के साधन न होने के कारण उन गाँवों तक के लोगों तक कोई भी चीज जल्दी पहुंचती नहीं है। कि कोई प्रदेश यातायात के मार्गों से किन कारणों से वंचित है। कि कोई प्रदेश, वही कहा मैंने कि जैसे कि यातायात सड़कों का रास्ता या ट्रेन के पटरियों का रास्ता या आने जाने के लिए बोटिंग यानी वहां समुद्र से हो, तो वहां आने जाने के लिए वहां बोट होना चाहिए, जहाज होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है उस गाँव तक हम पहुंच सकते हैं, उस गाँव तक लोगों को सुविधा मिल सकती है, लोग गाँव को वहां तक कुछ चीजों वस्तुएं मिल सकती है। कौन से कारणों से यातायात का घने जाल निर्मित होते हैं, यानी कौन से कारणों से यातायात का घने जाल की देखते हैं आज। जैसे कि कोई पहाड़ों पर प्रदेशों में हम देखते हैं कि वहां तक लोगों को कोई चीजें, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों पर वहां तक रास्ते नहीं बन सकते हैं, तो वहां पर लोगों को क्या होती है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रदेश के यातायात का मानचित्र और उसके साथ एक प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्र भी साथ में होना चाहिए। कि जैसे हम देखते हैं कि हमें कहाँ पहाड़ है, कहाँ रास्ता सड़क के रास्ते है, कहाँ रेल मार्ग है, तो ये हम मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए एक हमें एक मानचित्र दिया गया है कि चलो हम सातारा जिले की प्राकृतिक संरचना, प्रमुख मार्ग एवं रेल मार्ग मानचित्र के साथ एक अध्ययन से हम बातें करेंगे। कि जैसे एक दिया गया है कि जैसे देखिए सातारा जिले का मैं जहाँ आपको दिया गया है कि सातारा से हम वहां देखते हैं कि सातारा रेल स्टेशन है, वही रेल स्टेशन कहाँ गई है आगे, कोल्हार, आदकी, लोनत या पुणे जिले की ओर, पुणे की ओर गई है। और दूसरी ओर यहाँ देखते हैं कि मेरठ की ओर वही जी पटरी है, रहमतपुर, मसूर, कराड़, शेनोली। इस प्रकार ये सातारा जिले की जो हम नक्शा जो है, जैसे हम इस प्रकार के डायग्राम मानचित्र में इस प्रकार के पटरियों की डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। दूसरा जो डायग्राम दूसरा जो हमें मानचित्र दिखाई दिया गया है कि जल रूप और भू रूप। कि जल रूप जैसे कि कई कई जगह सातारा जिले में कई जगह भान या जो हमें ब्लू कलर के जो दिखाई देते हैं, वहाँ
पानी कि वहाँ पानी दिखाई देता है। और जैसे कि हम ये मानचित्र देखते समय हमें सूची जो होती है, सूची के माध्यम से हमें हर एक कोई हमें सूची के माध्यम से हम दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ देखा दिया गया है कि कम ऊंचाई वाला प्रदेश जो है वो हरे कलर से दिखाई दिया है कि यहाँ सूची में दिखाई। तो उसी प्रकार सातारा जिले में जितना जहां जहां हरा हरा दिखाई देता है तो वही कम ऊंचाई वाले प्रदेश है। और उसमें जिला प्रमुख स्थान, तहसील प्रमुख स्थान, ऊंचाई का स्थान, जलाशय, नदी कहाँ का उसी प्रकार से हमें नदी भी हमें दिखाई दी गई है। प्राकृतिक संरचना और अर्थात पर्वत, घाटी, नदियां आदि का परिणाम प्रदेशों के यातायात के मार्गों पर होता है। तो हमने क्या सीखा है कि देखिए कि प्राकृतिक संरचना को देखने पर सातारा जिले के पश्चिमी भाग में यातायात का जाल विरल है। तो ये हमें मानचित्र के माध्यम से पता चलता है। तो जिले के पूर्वी भाग में यातायात मार्गों का घनत्व मध्यम स्वरूप का है। उस दृष्टि से जिले के मध्य भाग में मार्गों का घनत्व अधिक है। यातायात मार्गों का एवं प्राकृतिक संरचना का शहर संबंध होता है। प्राकृतिक संरचना के अध्ययन से प्रदेश की सुगमता और दुर्गमता ध्यान में आती है। मैदान में समतल प्रदेश में यातायात मार्गों के सुविधा अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। इस दृष्टि से ऊंचे नीचे समतल प्रदेश में यातायात मार्गों के विकास पर मर्यादा आती है। तो आगे देखते हैं कि यातायात का महत्व, व्यापार विस्तार एवं जाल। ये व्यापार जो है हमें विस्तार से करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए यातायात महत्वपूर्ण होता है। जलद औद्योगिकरण कि या हमें सड़क रास्ते हमारे कोई यातायात के साधन सड़क ट्रेन इनका उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जलद गति से तेजी से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और हमारा देश, हमारा शहर, एक हमारा राष्ट्र एक प्रगतिशील देश की ओर आगे बढ़ता रहेगा। रोजगार अवसरों की उपलब्धता कि लोगों को काम के हेतु यहाँ से वहां आने जाने के लिए यातायात एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। क्षेत्रीय सेतु, स्थान उपयोगिता, दुर्लभ दुर्लभता पर मात, प्रादेशिक असंतुलन में कमी, पर्यटन विकास। कि आज भी देखते कि हमने कहा कि हर कई पर्यटन क्षेत्र जो होते वहां तक रास्ते, सड़क, ट्रेन इनका आने जाने की सुविधा हो तो वहाँ पर्यटन क्षेत्र का विकास बढ़ता है। लोग वहाँ पर्यटन क्षेत्र के दृष्टि से वहाँ देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ लोगों को पर्यटन क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, होटल रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, फिर आने जाने के लिए अच्छी तरह व्यवस्था होती है। तो इसी कारण वहाँ पर्यटन विकास बढ़ता है। और उसका महत्वपूर्ण कारण है यातायात का साधन, ये महत्वपूर्ण होता है। हरित हरित चंद्र मार्ग, कभी कभी मृत व्यक्ति का अवयव, शरीर का अंग दान किया जाता है। तो उस समय दाता के स्थान से जरूरतमंद व्यक्ति तक अवयव जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। कि देखिए कि जैसे कि आज भी देखा जाता है कि कई शरीर का अंग किसी को या ब्लड खून ही देखिए ब्लड ही किसी को बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव किसी अस्पताल में जल्दी उपलब्ध नहीं होता है। तो वहां से उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए एम्बुलेंस या कोई
किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वही जल्दी से जल्दी वो अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है सड़क अच्छे से मार्ग और अच्छे से रास्ते होना चाहिए, अच्छे से सड़क मार्ग होना चाहिए, ना ही उस रास्तों पर ज्यादा ना भीड़ होना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है कि जल्दी से जल्दी वो गाड़ी एम्बुलेंस जो है जो अस्पताल में पहुंचकर या किसी को खून की जरूरत हो वो जल्दी वहां तक उस व्यक्ति को, वो जो पेशेंट है उसको जल्दी पहुंच जाता है। तो इससे क्या हो सका, इससे क्या हो सकता है कि उस इंसान की जान बच सकती है। तो इसलिए शरीर का अंग दान किया जाता है कि उस समय दाता के स्थान स्थान से जरूरतमंद व्यक्ति अवयव जल्द से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अवयव की यातायात ले जाते समय सभी प्रकार के मार्ग बिना बाधित उपलब्ध किए जाते हैं। इसे बिना बाधित हरित मार्ग कहते हैं। इसलिए अवयवों की यातायात द्रुत गति से होकर जरूरतमंद व्यक्ति के प्राण बचते हैं। रोरो पंक्तिबद्ध परिवहन। माल ट्रक से होने वाली माल यातायात रेल मार्ग से होने वाले यातायात से खर्चीली होती है। ये माल ट्रक से होने वाली जो माल यातायात है, आना जाना है, वो रेल मार्ग से होने वाली यातायात से खर्चीली, यानी ट्रेन में जैसे कि देखिए कि कोई ट्रक में एक आध किसी एक ट्रक है, जैसे कि एक ट्रक में कुछ सामान भरा, वो यहाँ से इस राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसलिए डीजल लगेगा, इसलिए उसके फिर उसके लिए जाने के लिए दिन ज्यादा लगेंगे, फिर वो लोगों की रुकने की व्यवस्था उनके इस प्रकार कारण उनका खर्चा बढ़ता है। और जैसे कि उसी प्रकार ट्रेन में या रेल मार्ग में उसका रेल मार्ग में कुछ उसी सामान वो रेल मार्ग से पहुंचा दिया, रेल मार्ग से करे तो वो जल्दी से पहुंचता है और खर्चा भी कम आता है। कि महामार्ग पर बड़े पैमाने में माल बड़े पैमाने से परिवहन खर्च कम से माल की यातायात होती है। रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात की जाती है। या भारत में इसका उपयोग रोरो परिवहन पद्धति का उपयोग करने से प्रारंभ किया है। माल से भरा ट्रक माल गाड़ियों पर, जैसे कि कुछ या ट्रेन पर कुछ टेम्पो भरे रहते हुए माल उस टेम्पो में होता है और वहीं से वहां जहां तक ट्रेन जाती है वहां तक वो ट्रेन जाती है, फिर बाद में वही टेम्पो उस ट्रेन से उतार दिए जाते और वहां से आगे जहां तक माल पहुंचाने वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, समय भी बचता है और खर्चा भी कम आता है। रेल मार्ग से निश्चित स्थान तक ले जा सकते हैं। वही चित्र में दिया देखिए कि जहां माल उतर चढ़ता न होए वहां तक ट्रेन ले आते हैं और जाते हैं। कि हमने यातायात के साधन देखे, लेकिन यहाँ संचार माध्यम या संदेशवहन देखते हैं। यहाँ उस चित्र में हमें दिखाई दिया गया है कि मोबाइल दिखाया गया है, टैब दिखाई दिया गया है, टेलीफोन दिखाई दिया गया है, कंप्यूटर दिखाई दिया गया है, लैपटॉप दिखाई दिया गया है। तो हमें संदेश वहन दिया गया है। तो ये हरे हमें आज हमारे यातायात आने जाने के साथ साथ हमें संदेश वहन भी हमारा एक माध्यम, संचार माध्यम हमें बना है। यातायात के संचार माध्यम यह भी एक आधारभूत सुविधा है। आधुनिक युग में संचार माध्यम अथवा सूचना प्रसारण जन संवाद भी एक महत्वपूर्ण सूचना मानी जाती है। वर्तमान आधुनिक युग में कृत्रिम उपग्रह संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रभावी साधन है। सुदूर संवेदन तंत्र के माध्यम से प्राप्त उपग्रह प्रतिमाओं का उपयोग भूपृष्ठ पर संसाधनों का अध्ययन एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए होता है। मोबाइल पर संदेशों का आदान प्रदान करना, दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाई देना, मौसम संदर्भ की वर्तमान जानकारी प्राप्त होना आदि बातों को कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से एक ही समय पर सभी और संदेश भेजना एवं प्राप्त होना यह संभव हुआ है। भारत सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर आदि को पुरस्कृत कर रही है। जैसे कि देखा जाता है कि हमारे
हम संदेश माध्यम का ज्यादा तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इनका उपयोग करते हैं, लेकिन आज ये सुविधा संदेश दूरदर्शन की हो गई है कि यहाँ से हमें पैसा मनी ट्रांसफर करना है तो इस प्रकार की सुविधा का हम आज उपयोग कर सकते हैं। कि मोबाइल पर विभिन्न ऐप्स विकसित हो रहे हैं कि आज देखते हैं कि हमारे मोबाइल में कि अलग अलग सुविधा के उपयोग के लिए ऐप्स बने हैं। अंतर्जाल एवं सामाजिकता के माध्यम से नए युग में सभी को एक इस व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है। हम अंतर्जाल की मदद से क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि संदेश वाहन की सुविधा बड़ी मात्रा में विकसित हुई है। यह सुविधा केवल दूर ध्वनि से बोलने का संदेश देने वाली न रहकर अब हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं कि हमें पहले इससे पहले हम टेलीफोन था तो सिर्फ हम इस यहाँ की आवाज वहां से हम सुन सकते थे, लेकिन आज मोबाइल पर जैसे कि आज इतनी सुविधा बढ़ गई कि हम क्या कर सकते हैं कि वो कहीं भी देशों में हो या किसी राज्य में हो तो हम एक वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे को सामने देखते हुए बातें कर सकते हैं। तो उसी प्रकार वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ही समय पर अनेक लोगों के साथ बात ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ में हम 1 से 4, 5 ऐसे लोगों के साथ वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आज बात करते हैं। अंतरजाल द्वारा होने वाले अपराध कि हमें क्या अपराध की वे ईमेल अकाउंट हैकिंग आजकल देखा जाता है कि फेसबुक पर अकाउंट जो होता है वो हैक कर देते हैं। तो इसी कारण का हैक करने के बाद कि हमें कहीं भी अपने किसी भी अपना अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, हमें कुछ जानकारी, कुछ पैसों की मांग, तो इस प्रकार या अकाउंट हैक होने के बाद हमारे कई दोस्तों का, रिश्तेदारों का होता है तो हमें हमारे नाम पर क्या करते हैं आज आज कि पैसों की मांग करते हैं। ऑनलाइन फंसाना, ठगाना, चोरी, साइबर क्राइम, युद्ध, आतंकवाद आदि। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी चोरी, आर्थिक ठगबाजी, महत्वपूर्ण संकेत स्थल पर आक्रमण, इस तरह से धोखे निर्माण हो सकते हैं कि आज आप लोगों को भी सावधानी से कि आपके अकाउंट कोई भी हैक कर सकते हैं और आपके नाम पर किसी दोस्तों से, किसी रिश्तेदारों से कोई भी चीजों की मांग कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप इस प्रकार पे बातों पर सावधान से रहे। सोशल नेटवर्किंग करते समय हमें हमें कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है? तो सोशल नेटवर्क हम करते हैं तो हमें कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी जानकारी अगर कोई मांग रहा है तो पहले बिना जांच किए न दे। कि मैंने वही कहा कि हमें कोई अपनी जानकारी मांग रहे, अपना मोबाइल नंबर मांग रहे, अपना पिन कोड नंबर मांग रहे या अपना कुछ पासवर्ड मांग रहे हैं तो या बैंक में के बारे में कुछ जानकारी पूछ रहे, तो कोई भी जानकारी अपने हमें पहले जांच करें कि कौन बात करे या किसके लिए चाहिए, तभी हम उनको जांच करके बिना न दें। स्वयं भी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर ब्लॉग आदि पर ना डालते हैं। तो हमें कोई भी जानकारी जो अपनी पर्सनल जानकारी होती है वो ना ही फेसबुक पर शेयर करें, ना ही अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप होते हैं वह ना ही उनमें शेयर करें। साइबर आक्रमण संगणक पर दिखाई देने वाली प्रतिमा, तो इस प्रकार हमारे मोबाइल हैक हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 11 भूगोल का 11 पाठ, यातायात और संचार माध्यम, इस पाठ के हमने जानकारी देखी।